सबसे पहले हम बात करेंगे देश के हालात की कि किस तरीके से कोरोना की भयावहता बनी हुई है और किस तरीके से संकट में जनता है और व्यवस्था है। लेकिन इन सब के बीच एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोविड मरीजों की भर्ती के लिए सीएमओ के पत्र की जरूरत नहीं होगी। निजी अस्पताल बेड खाली होने पर सीधे भर्ती कर सकेंगे। निजी चिकित्सालयों में आसानी से इलाज उपलब्ध हो पाएगा। अगर बेड रहा तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भटनागर ने इस बात की जानकारी दी है। तो देर आए दुरुस्त तो नहीं आए हैं, लेकिन देर से आए हैं। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोविड मरीजों की भर्ती के लिए सीएमओ के पत्र की जरूरत नहीं होगी। निजी अस्पतालों में अगर बेड खाली हुआ तो सीधे भर्ती हो पाएंगे। निजी चिकित्सालयों में आसानी से इलाज उपलब्ध हो पाएगा अगर बेड की व्यवस्था वहां पर होती है। तो अब सीएमओ कार्यालय के सामने खड़े खड़े उनकी रहमत पर दम नहीं तोड़ना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ डॉक्टर संजय भटनागर ने यह जानकारी दी है। और सीएम योगी की समीक्षा बैठक चल रही है। सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया है कि कोविड टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा हो। होम आइसोलेशन मरीजों को पर्याप्त किट उपलब्ध हो। मरीजों से हर दिन संवाद बनाया जाए। गाजियाबाद और नोएडा में औद्योगिक गतिविधियां संचालित होती रहें। ऑक्सीजन की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि खाली बेड की जानकारी हो और तुरंत सार्वजनिक की जाए। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है और कोविड टीका ले चुके लोगों में संक्रमण का असर हल्का है। इसलिए यह आवश्यक है कि अधिकाधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जाए। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है। सभी जिला प्रशासन इस संबंध में आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। होम आइसोलेशन में इलाजरत मरीजों को समय से पर्याप्त मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाए। ऐसे मरीजों से हर दिन संवाद बनाया जाए और जिसको जो जरूरत हो उसको पूरी की जाए। इसके साथ ही साथ मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली, बलिया, जौनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर जिले में पॉजिटिविटी दर अधिक है। यहां पर प्रवासी श्रमिकों का आगमन हो रहा है। इसके दृष्टिगत यहां पर विशेष सतर्कता के निर्देश सीएम ने दिए हैं। निगरानी समितियों को प्रभावी जो श्रमिक हैं उनको संपर्क करने को कहा गया है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सहित सभी जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सभी औद्योगिक गतिविधियां संचालित हों और श्रमिकों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाए। ऑक्सीजन को लेकर भी उन्होंने कहा कि उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और इस संबंध में लगातार स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग से जिलाधिकारी संपर्क में रहें। किसी भी जनपद में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। और आगरा में कोरोना संक्रमण से शहर में हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है। श्मशान घाट में स्थिति देखकर किसी की रूह कांप जाए। आगरा में मोक्षधाम श्मशान घाट में शवों के साथ पहुंचने वालों का तांता लगा हुआ है। एबीपी गंगा की टीम जब पहुंची तो श्मशान घाट के चिता स्थल के अलावा गाड़ी की जहां पार्किंग होती है वहां पर भी अंतिम संस्कार लोग करते नजर आए। एबीपी गंगा संवाददाता ने एक बार में करीब 25 चिताओं को जलते हुए देखा। वहां मौजूद श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी पदाधिकारी जो कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं थे, उनके मुताबिक ताजगंज श्मशान घाट पर औसतन 100 डेड बॉडी रोज पहुंच रही हैं। जमीन पर पड़े कफन और बिखरे हुए घी के दर्जनों डिब्बे सारी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। चाहे शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद पूरी तरह से भरे पड़े हैं। हमने आपको आगरा के ताजगंज स्थित मोक्षधाम शमशान घाट का मंजर दिखाया और एक बार में 30 शव किस तरह से जल रहे हैं ये दिखाया। अब हम आ पहुँचे हैं आगरा के सबसे बड़े कब्रिस्तान पंचकुइया कब्रिस्तान में और आप देख सकते हैं कि जो कब्रिस्तान में अमूमन कोई आना नहीं चाहता। जब कोई विशेष बात होती है, जब दुख के लम्हे होते हैं तभी लोग आते हैं, लेकिन बड़ी भीड़ इस समय यहाँ देखने को मिल रही है। तमाम लोग अपने जो स्वजन, उनके जो प्रियजन हैं, परिवार के लोग खो गए हैं, ये दुनिया से चल बसे हैं, उनको अंतिम सलामी देने यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए साहब, ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, कितने लोग रोज़ाना सुपुर्दे खाक हो रहे हैं? क्या इस समय का माहौल बना हुआ है? इस वक्त जो माहौल है, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि ऊपर वाला अपना रहम व करम करे। सभी से ये ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं, चाहे वो हिंदू मज़हब हो या मुस्लिम मज़हब हो।
आज जो इस कब्रिस्तान का रेशू है 16 से 17 लोग का, एक इस अकेले कब्रिस्तान का रेशू है 16 से 17 डेड बॉडी यहाँ डेली 16 से 17 पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर यहाँ डेली आ रहे हैं जो सुपुर्द खाक हो रहे हैं। 16 से 17 लोग, ये 10वीं डेड बॉडी है जो अभी आई। अप्रैल महीने में अचानक से कोविड बढ़ा, उससे पहले औसत इक्का दुक्का 3-4 लोग आए। 2-3 लोगों का इस कब्रिस्तान का जो रेशू था 2 या 3 बॉडियों का होता था। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। तो श्मशान की बात करिए, कब्रिस्तान की बात करिए, हर जगह वही हाल है। कब्रिस्तान में लगातार डेड बॉडी सुपुर्द खाक होने को पहुंच रही है। वहां पर मौजूद भीड़ बता रही है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। और वहां पर मौजूद एक व्यक्ति के मुताबिक सुबह से कब्रिस्तान में 16 लोगों की डेड बॉडी आ चुकी हैं और करीब 60 से 70 पार्थिव शरीर रोज यहां पर पहुंचते हैं। और वाराणसी की बात करें तो निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ गई है। निजी अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। वाराणसी के शिवपुर स्थित निजी अस्पताल से मरीजों को बीएचयू भेजने की तैयारी है। अब वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने बीएचयू कोविड अस्पताल में बेड रिजर्व करवा दिया है। त्रिमूर्ति हॉस्पिटल में 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। यही वो अस्पताल है जहां पर केवल 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है और इसीलिए अब जो भी मरीज है उनको बीएचयू में शिफ्ट किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के तीमारदारों को इस बात की जानकारी दे दी है। तो देखिए किस तरीके से जो मरीज के परिजन हैं वो परेशान हैं। देश के अस्पतालों में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों से बेड फुल हैं तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होने से उन मरीजों का हाल बदहाल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जहां केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से ऑक्सीजन गाड़ियों को फ्री मूवमेंट के निर्देश दिए गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक कर इसके समाधान पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव के अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मार्ग मंत्रालय, मेडिकल क्षेत्र से और नीति आयोग के अधिकारी शामिल थे। पीएमओ ने बताया कि मेडिकल क्षेत्र से प्रतिनिधियों ने इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया है। और लखनऊ में बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी लखनऊ में कल के मुकाबले आज मामलों में कमी आई। लगभग 5200 मामले राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे के दौरान आए। यूपी में 24 घंटे के दौरान 16,500 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि कोविड के चलते 24 घंटे के दौरान 195 लोगों की जान गई। इनमें लखनऊ में 19, प्रयागराज में 18 और कानपुर में 18 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 34,379 मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं। 16,514 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 2,59,810 है और अब तक कुल 10,541 लोगों की मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 34,379 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 16,514 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 2,59,810 प्रकरण हैं। अब तक कुल मिलाकर 7,06,414 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाना बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की संभावना काफी हद तक बढ़ गई है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव से लौटे पुलिसकर्मियों में से 10 से 15% पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ ही पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसके लिए डीआईजी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देश पर सभी थानों, चौकी, पुलिस लाइन और कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है। नियमित सैनिटाइजेशन के निर्देश भी दिए गए हैं। डीआईजी के मुताबिक थाने, चौकी और पुलिस लाइन में ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की लेवल की जांच की जा रही है।
हो या अस्पताल, अगर बरतेंगे सावधानी तो कोरोना से बचाव में होगी आसानी। ध्यान रहे कहीं भी फीलिंग मोर सेफ, आप और अधिक इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। उत्तराखंड में भी कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। हालांकि 2 दिनों के आंकड़ों की अगर तुलना की जाए तो राज्य में नए मामलों और मृतकों की संख्या में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन चिंता अभी भी बरकरार है क्योंकि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 3,998 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 19 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। उत्तराखंड में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,38,010 हो गया है, जबकि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 26,980 हो गए हैं। वहीं 27,247 मरीजों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उत्तराखंड में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कोरोना की बढ़ती संख्या से राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। राज्य के अलग अलग जिलों से अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। आलम यह है कि हर रोज बढ़ते मरीजों का आंकड़ा लोगों को डरा रहा है। दून अस्पताल में भर्ती पति की मौत के बाद महिला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महिला का कहना है कि 2 दिन पहले उसकी अपने पति से बात हुई थी, लेकिन आज उनकी मौत की खबर ने सन्न कर दिया। कहने को प्रदेश में दून अस्पताल उत्तराखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन कोरोना के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था यहां भी दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। हर रोज मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। उत्तराखंड में कोरोना लोगों की खुशियां उजाड़ रहा है। दून अस्पताल में बिलखती इस महिला ने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया है। महिला की माने तो इसके पति को कुछ रोज पहले ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीते रोज भी सब कुछ ठीक था, मगर डॉक्टर ने अचानक खबर दी कि महिला के पति की मौत हो गई। कोरोना ने इस परिवार की खुशियां उजाड़ दी। कहने को तो प्रदेश में दून अस्पताल उत्तराखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है। मरीज इस उम्मीद के साथ इस अस्पताल में आते हैं कि उन्हें जिंदगी मिलेगी, मगर कोरोना की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से दून अस्पताल में मरीजों की काफी भीड़ है। कोई कोविड का टेस्ट कराने आ रहा है तो किसी को इलाज करवाना है। बढ़ती भीड़ की वजह से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह से 10 बजे से आई है। क्या दिक्कतें क्या हो रही हैं? ये बस बहुत वेट करना पड़ रहा है, पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा 1,34,000 को पार कर चुका है। कोरोना के संक्रमण की यही रफ्तार रही तो अगले कुछ रोज में ये आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच जाएगा। कोरोना की चुनौती के सामने सरकार हर दिन अपनी गाइडलाइंस को और सख्त कर रही है, तो दूसरी तरफ तस्वीरें बताती हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, वरना देवभूमि में आने वाले दिनों में स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक जनपद में 107 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और दूसरे राज्यों से लोगों की वापसी जारी है। ऐसे में एंचौली में बनाए गए जांच केंद्र में अभी जांच शुरू नहीं हो सकी क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त पुलिस बल नहीं मिल पाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक से पुलिस बल की मांग की गई है। 2-3 दिन में पर्याप्त वैक्सीन मौजूद है। 34 केंद्रों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बीते 2 महीने से जिला अस्पताल में धूल फांक रही सीटी स्कैन मशीन के लिए टेक्निकल स्टाफ और उसे शुरू करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य सचिव को पत्र भेजा जा रहा है। वैक्सीनेशन प्लांट बनके तैयार हो गया है और उसमें मशीन आनी शेष है। इसके अलावा सिटी स्कैन मशीन आ चुकी है। उसको इंस्टॉल करने के लिए ऊपर उच्च अधिकारी को बता दिया गया है। इस बारे में जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी संज्ञान में लिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो जल्दी सचिव सर से बात करेंगे और यहाँ के लोगों को निश्चित ही जल्दी ही सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ऊधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते यूपी सीमा पर स्वास्थ्य विभाग अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की सघन चेकिंग और कोरोना सैंपलिंग कर रहा है। साथ ही बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के दूसरे राज्य में लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। खटीमा के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर वीपी सिंह के मुताबिक खटीमा यूपी बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है। यूपी और अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव देखने के बाद ही उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है।
साथ ही रोजाना यूपी बॉर्डर पर 150 से 200 लोगों की कोरोना सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की जा रही है, ताकि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को रोका जा सके। भी आने वाले लोग जो भी बाहर से आ रहे हैं उनसे हम रिपोर्ट ले रहे हैं। उनके पास अगर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है तभी हम उनकी एंट्री करने दे रहे हैं और वहाँ पे भी जांचें जारी हैं। वहाँ पे करीब 150 से 200 जांचें रोज़ हो रही हैं और जिनके पास जांचें नहीं हैं उनको हम वापस भी भेजेंगे। मसूरी में कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करा रहा है। मसूरी कोतवाल और SDM खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दे रहे हैं। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती भी बरती जा रही है। प्रशासन और पुलिस दोनों को 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के साथ साथ बार बार अपने आप को सैनिटाइज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मसूरी में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक के बाद पूर्ण रूप से बंद कर दी जा रही हैं, लेकिन SDM मसूरी के निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानें खुली पाई गई, जिनको SDM ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। वहां का जायजा लिया ABP गंगा संवाददाता सुनील सोनकर ने। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सर, अगर बात करी जाए तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि संक्रमण लगातार मसूरी में बढ़ रहा है, एक्टिव केसेस भी बढ़ रहे हैं। जी हाँ, जैसा आप बता रहे हैं संक्रमण अभी जैसा कि हमारे जो हम लोग अपने भारतवर्ष में देख रहे हैं संक्रमण जरूर बढ़ रहा है हमारी मसूरी में, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो अभी नियंत्रण में है और हमारे यहाँ टेस्टिंग वैक्सीनेशन वगैरह रेगुलर हो रहा है। और जैसा कि हमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश मिले हैं और जो हमें प्रशासन से जो आदेश मिले हैं उसके क्रम में जो कार्रवाई अपेक्षित है वो आज आपने देखा कि मैं स्वयं ही इसको इन्फोर्स करा रहा हूँ। साथ ही साथ हमारी पुलिस भी है जो इसमें लगी हुई है। ये कोरोना की जो चेन है इसको तोड़ने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और मैं सभी से अपील करूँगा कि जो चीज़ें अभी एक्सपेक्टेड हैं हमसे और जो लोगों से हमें जो मदद चाहिए उसको ज़रूर हमारी जो है सहायता करें। इसके लिए बस उनको जो हमारे जो शासनादेश हैं उसका अनुपालन करें और जो हमें गाइडलाइंस पहले से है मास्क पहनने की, मास्क सभी पहन रहे हैं लेकिन मास्क जो है वो ठीक तरीके से जो नहीं पहना जा रहा है उससे उस मास्क पहनने का कोई लाभ नहीं है। तो सभी से यही अपील है कि मास्क को ठीक से पहने, हाथ सैनिटाइज करें। सुनील सोनकर, ABP गंगा, मसूरी। तो डर, बेबसी और लाचारी के बीच कुछ अच्छी तस्वीरें भी आई हैं। आपको उत्तराखंड के मौसम के बदलाव की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। जोशीमठ में औली में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं उत्तरकाशी में भी, गंगोत्री धाम में भी बर्फ की मोटी परत जम गई है और पूरा मौसम बदल गया है। ये औली की वादियां हैं जो अप्रैल में भी सैलानियों को खुशनुमा एहसास करा रही हैं। कुदरत ने औली को वैसे ही जन्नत बनाया है, मगर बर्फबारी ने तो जन्नत में भी 4 चांद लगा दिए हैं। औली में 2 इंच तक बर्फबारी हुई है, जिससे हर तरफ बर्फ की चादर बिछी नजर आ रही है। नजारा ऐसा कि हर किसी का मन मोह ले। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। अगले महीने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। उससे पहले ही कुदरत ने बद्री धाम को सफेद रंग में रंग दिया है। उधर हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भी बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। अब गंगोत्री धाम की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ किस तरह से बर्फ की चादर बिछ गई है। तस्वीर ऐसी लग रही है मानो सर्दी के मौसम की बर्फबारी हो। गंगोत्री धाम के आसपास 1 फीट तक बर्फ जम गई है, मगर ये बर्फबारी आने वाले दिनों में यात्रा की तैयारियों में खलल डाल सकती है। वहीं हर्षिल घाटी में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है, मगर बर्फबारी की वजह से किसानों को नुकसान पहुंचा है। ये बर्फबारी सेब के बगीचों के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। विकासनगर में बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। ओलावृष्टि ने सेब के बगीचों, मटर और टमाटर की खेती को तहस नहस कर दिया है। पिछले कई महीनों से अपनी फसल की देखभाल कर रहे अन्नदाता पर कुदरत की मार पड़ी है। फसल बर्बाद होने से अब किसानों के सामने परिवार की गुजर बसर का संकट है। सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह होते ही बारिश शुरू हो गई, जिससे रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए। मेघ ऐसे बरसे कि पर्यटकों से गुलजार रहने वाली मॉल रोड पर सन्नाटा पसर गया।
हालांकि इस बारिश से नैनी झील के जलस्तर में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो प्रशासन के लिए राहत की बात है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने मौसम खुशगवार बना दिया। पिछले कई दिन से सुलग रहे जंगल की आग से आसमान में धुआं छाया हुआ था, मगर इस बारिश ने आबो हवा को साफ कर दिया है, जिससे मसूरी पहुंचने वाले सैलानी सुखद एहसास कर रहे हैं। हालांकि बारिश के साथ गिरे ओलों की वजह से पारा गिर गया, जिससे सर्दी का एहसास होने लगा है। मगर ये मौसम उन सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, जो पहाड़ों में सुकून के 2 पल बिताने पहुंचे हैं। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील, नैनीताल से कमल, विकासनगर से विक्रम और उत्तरकाशी से दिग्वीर के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। तो मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद, बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। औली में बर्फबारी हो रही है, वहीं गंगोत्री धाम में भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। रुद्रप्रयाग में भी झमाझम बारिश हो रही है। सरोवर नगरी में भी खूब बारिश हुई जमकर, वहां पर भी मौसम बदल गया नैनीताल में। वहीं मसूरी में जमकर बर्फबारी हो रही, जबकि बारिश के बाद पिथौरागढ़ में इतनी बारिश हो गई कि सड़कों पर ही झरने बहने शुरू हो गए। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में मौसम बदला है और पूरी तरीके से कहीं बर्फ की चादर दिखाई पड़ रही तो कहीं पर पानी का सैलाब आ रहा है। तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर जमकर बारिश हो रही है। तो केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई। आप देखिए किस तरीके से बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। गंगोत्री धाम में भी वही तस्वीरें हैं और जो धाम में बर्फबारी हो रही है उससे दिक्कत ये है कि जो यात्रा के लिए काम होते हैं उनको शुरू करने में थोड़ी दिक्कत आती है।